प्रणाम, नमस्ते, राधे राधे। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स का अगला लेक्चर ले रहे हैं। इसमें आज लॉगरिथम कंप्लीट करेंगे और कुछ ग्राफ्स के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, अच्छे से समझेंगे। मैथ का बहुत यूज है फिजिक्स में, नीट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। लॉगरिथम लॉगरिथम है क्या? एक्सपोनेंशिएशन। पहले समझते हैं एक्सपोनेंशिएशन है क्या। रिप्रेजेंट रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए नंबर। मान लीजिए जैसे हम 5 इंटू 5 इंटू 5 करते हैं, तब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5 टू द पावर 3। 5 मल्टीप्लाइंग 3 टाइम 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे 5 टू द पावर 3 बोल सकते हैं। जो ये पावर है इसे क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। और ये 5 है, इसे बेस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशिएशन। और जो लॉगरिथम है वह क्या है? ए लॉगरिथम इज जस्ट द अपोजिट फंक्शन ऑफ द एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंशिएशन का जस्ट अपोजिट फंक्शन है लॉगरिथम। कैसे? जैसे कि 10 टू द पावर 2 करते हैं तब 100 आता है। ठीक है, यहाँ बेस में क्या 10 है और उसकी पावर जो एक्सपोनेंट है वह 2 है, तब उसका जो रिजल्ट है वह 100 आता है। बस ये जो रिजल्ट है ये किस में चले जाएगा? पावर में चला जाएगा। और ये जो पावर है ये किस में आ जाएगी? रिजल्ट में आ जाएगी लॉग करने पर। अब इसी चीज़ का अपोजिट करते हैं, ये एक्सपोनेंशिएशन है, इसका जब लॉगरिथम करते हैं तो लॉग बेस में 10 रहेगा, बेस 10 टू द पावर 100, तब आंसर क्या आ जाएगा? 2। तो ये है लॉगरिथम। तो बेसिकली लॉगरिथम है क्या? अब समझ में आया ना कि जो एक्सपोनेंशिएशन है उसी का जस्ट अपोजिट है लॉग। अब देखिए, जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं। 8 टू द पावर 2 है, तब रिजल्ट आता है 64। उसी प्रकार से 8 यहाँ बेस है और बेस की पावर 2 है ये, तब 64 रिजल्ट आता है। लेकिन जब हम इसी का लॉग करते हैं, लॉग बेस में 8 रखेंगे और उसकी जो पावर है 64 रखेंगे, लॉग बेस 8 64 का जो आंसर है वह 2 होगा। तो ये क्या है? एक्सपोनेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है लॉग जस्ट अपोजिट है एक्सपोनेंशिएशन का। अब कुछ फॉर्मूलेज वगैरह हैं, उनको पढ़ना है। ये तो बेसिक नॉलेज हो गई कि लॉग कैसे निकालते हैं। किसी का भी आप लॉग निकाल सकते हैं। ठीक है, लॉग का मतलब है भी क्या? यही है, ये लॉग है, तो इसको हमें कैसे लिखना है? अगर एक्सपोनेंशिएशन में लिखना है तो 8 टू द पावर 2 इक्वल टू 64। इस प्रकार से ये होता है, जस्ट अपोजिट है एक्सपोनेंशिएशन का। ठीक है, बार बार रिपीट करने से थोड़ा सा याद होता है, लेकिन ज़्यादा रिपीट करते हैं तो इरिटेटिंग होता है, मैं समझता हूँ, सॉरी। इम्पोर्टेंट फार्मूलाज ऑफ लॉगरिथम। कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं जो याद करने हैं, और कुछ लॉग की वैल्यूज़ हैं वो याद करनी है। बस इसी से सारा काम चल जाएगा पूरी फिजिक्स के अंदर। ln बेस e2, इसको हम log बेस e2 भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू है 0.693, ये है, याद रखनी है। log बेस e2 की वैल्यू है 0.693। और log बेस ex कोई भी है, कोई भी वैल्यू रख देते हैं यहाँ, 3, 4, 5 कुछ भी, वह निकालनी हो तो 2.303 log बेस 10x। मान लीजिए जैसे कि हम निकालते हैं, यहाँ एक ऐड कर लेते हैं। जैसे कि log बेस e, यहाँ कुछ x कोई भी हो, कोई भी x यहाँ कोई भी नंबर है, तब हम इसे, अगर इसका log निकालना है, इसमें बेस e है, इसको log बेस 10 में कन्वर्ट करना है, उसके लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे log बेस 10x। अब मान लीजिए हमें निकालनी है वैल्यू log बेस e 2 की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करेंगे? 2.303 log बेस 10 में और 2। अब हमें पता है 2 की वैल्यू कितनी है, log बेस 10 2 की वैल्यू हमें पता है,
कैसे आई वह हम बताते हैं कैसे आती है। वह इस प्रकार से आई। log बेस 10 2 की वैल्यू कैसे आई, log बेस ई 2 की वैल्यू हमें याद है, ये वैल्यू हमें याद रखनी है। अपॉन में हम 2.303 कर देंगे इसी से, इस फॉर्मूले से। यहाँ 2 रख दीजिए, यहाँ 2 रख दीजिए, अपॉन में 2.303 कर देंगे तो log बेस 2 की वैल्यू क्या आ गई, 0.3010। इस प्रकार से यह वैल्यू आ गई। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो log बेस ई 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2.303 इंटू 0.3010, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आ जाएगा, 0.693। log बेस ई 2 की वैल्यू ये है, ये हमें याद रखनी है, ठीक है। अब आगे आते हैं। आगे क्या है, ये कुछ लॉग्स की वैल्यू हैं जो हमें याद रखनी है। log बेस 10 की जो वैल्यू है, बार बार बेस नहीं बोलें तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी में बेस नहीं दे रखा है तो वह 10 मानना है, ठीक है। उसकी वैल्यू 1 होगी। सेम बेस है और सेम ही पावर है, जैसे log बेस a और a है तो भी इसकी वैल्यू 1 होगी। log बेस 100 और 100 है तो भी इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। log बेस 10 2 की वैल्यू 0.3010 है। log बेस 10 3 की वैल्यू 0.48। ये याद करनी है, ये याद करनी है, उसके अंदर नहीं जाना है कैसे आया कैसे आते हैं, आ जाते हैं वो भी इजी है थोड़े से, लेकिन हम मैथ के स्टूडेंट नहीं हैं, नीट के लिए पढ़ना है हमें तो क्वेश्चंस होने चाहिए, मेन बात है। log बेस 10 5 की वैल्यू 0.69 है, ये कुछ याद करनी है। इसके बाद ये वैल्यूज़ हैं जो है ना दे रखी हैं यहाँ, इन्हीं को याद करना है। उसके बाद किसी भी log की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर की log की वैल्यू निकाल सकते हैं। log बेस 10 5 की वैल्यू है 0.69 और इसको हम 0.7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। log बेस 10 7 की वैल्यू है 0.84 और log बेस a की वैल्यू है 1। ये है और ये है, ये आपको याद कर लेनी है। ये है फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, वैलिड फॉर बोथ बेस, ई बेस हो या फिर 10 बेस हो। log के अंदर यहाँ ई हो या फिर 10 हो, log बेस में ई या 10 हो, उस कुछ भी हो, दोनों के लिए वैलिड है। जैसे कि log m टू द पावर n, ये पावर n है तो ये आगे आ जाएगा पावर और log m हो जाएगा। log m इंटू n है तो log m प्लस log n हो जाएगा। ये फॉर्मूलाज हैं, ये याद करने हैं। log m अपॉन n है तो log m माइनस log n हो जाएगा और log बेस a और a है तो बनी ही हो जाएगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जब समझ में आ जाएगा। हाँ, जैसे कि कोई भी, अब जैसे हमें किसी की भी निकालनी है, log बेस 10 8, ठीक है। 8 हमने लिखा नहीं, 8 की निकालनी है तो अब हमें इसे कैसे लिख सकते हैं, log बेस 10 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 3 आगे आ जाएगा पावर में, log बेस 10 और ये 2 और इसकी वैल्यू हमें याद है तो 3 इंटू इसकी वैल्यू क्या है, log बेस 10 2 की वैल्यू 0.3010, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ये 0.309 तो कितनी हो गई, ये हो गई 0.9030, ये इसकी वैल्यू आ गई, किसकी, log बेस 10 8 की वैल्यू। एक बात याद रखनी है, log बेस 10 तक की वैल्यू 1 है तो इससे कम जितने भी नंबर हैं 9 8 जितने भी हैं उनकी वैल्यू 1 से कम आएगी। 1 से ज़्यादा आ रही है तो समझ लेना आंसर गलत है। तो जो पहला फॉर्मूला है उसके अनुसार एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या है, m इंटू n, वो भी कर लेते हैं। मान लीजिए log बेस 10 में दे रखा है 14 दे रखा है तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, log बेस में 10 2 इंटू 7 लिख सकते हैं ना, 7 2 जा 14 होता है तो इसको कैसे लिखेंगे,
मल्टीप्लाई में है तो ऐड हो जाएंगे, लॉग बेस 10 2 प्लस लॉग बेस में 10 7, और इन दोनों की वैल्यू हमें मालूम है क्या है। लॉग बेस 10 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010 प्लस लॉग बेस 10 8 की कितनी है 0.84। अब इसको ऐड कर देंगे, ऐड करने पर क्या आंसर आ जाएगा 0 1 4 8 और 3 कितने हो गए 11 और 4, तो 1.140। अब देखिए यहाँ ये जो वैल्यू है 10 से ज़्यादा है तो 1 से ज़्यादा यहाँ वैल्यू आ गई, नंबर आ गया। अगर यहाँ 10 से कम है तो 1 से कम आएगा, इससे अनुमान लगा लीजिए, ठीक है, 1 से ज़्यादा आ गई वैल्यू। अगला फॉर्मूला है डिवीज़न का, मान लीजिए दूसरा है लॉग बेस 10 और क्या लेते हैं 6 ले लेते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लॉग बेस 10 6 को लिख सकते हैं नहीं, एक मिनट, क्या लें, जो डिवीजन में आ जाए उसको लेना है। तो हम ले लेते हैं यहाँ 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं लॉग बेस 10 अपॉन 2 लिख सकते हैं ना। अब ये डिवाइड में है तो इसे हम कैसे लिख देंगे लॉग बेस 10 माइनस लॉग बेस में 10 2, ये फॉर्मूला है डिवीज़न वाला। डिवीज़न है तो लॉग m माइनस लॉग n, तो ये इस प्रकार से डिवीजन हो गया। लॉग 10 की वैल्यू 1 हो गई माइनस लॉग बेस 10 2 की वैल्यू कितनी हो गई 0.3010। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.69, यह आंसर आ जाएगा। इसको जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। बस इतना है लॉग का खेल, सारे के सारे लॉग हो गए। एक बार फिर से देख लीजिए लॉगरिथम। लॉगरिथम है क्या, वास्तव में एक प्रकार का फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशिएशन का जस्ट अपोजिट फंक्शन है। एक्सपोनेंशिएशन क्या होता है, किसी भी जो नंबर्स है उनका सेम नंबर्स जो है उनका रिपीटेड जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं कई टाइम्स, तब उसको हम बेस और एक्सपोनेंट में लिख देते हैं, पावर में लिख देते हैं। जैसे 5 टू द पावर 4, यानी कि 5 को 4 बार मल्टीप्लाई किया तब उसका आंसर जो आता है वह रिजल्ट। इसी प्रकार से इसका जो अपोजिट है, एक्सपोनेंशिएशन का जो अपोजिट है वही क्या है लॉगरिथम है। ए लॉगरिथम इज जस्ट द अपोजिट फंक्शन ऑफ द एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है। ये हमने समझ लिया था। 10 टू द पावर 2 है, उसका रिजल्ट 100 आएगा, तो उसके अगर लॉग में लिखना है तो लॉग बेस 10, जो बेस है बेस तो सेम रहेगा, यहाँ जो बेस है यहाँ पर भी वही बेस रहेगा, बस रिजल्ट जो है वो अपोजिट हो जाएगा। रिजल्ट जो है वह पावर बन जाएगा और पावर जो है वह रिजल्ट बन जाएगा। यहाँ रिजल्ट क्या है 100, यहाँ पावर क्या है 100, यहाँ पावर क्या है 2, यहाँ रिजल्ट क्या है 2, ये आपस में हो जाते हैं, इसे लॉगरिथम बोलते हैं। लॉगरिथम के कुछ फार्मूलाज हैं, ये कुछ वैल्यूज़ हैं। ln बेस e2 को log बेस e2 भी बोल सकते हैं, जिसकी वैल्यू है 0.693, ये याद रखनी है। log बेस ex इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10x, ये याद रखनी है। और ये याद रखने के बाद ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो याद रखनी है, log 2 की वैल्यू, log 3, log 5, log 7 और log बेस 10 जो है ये याद रखनी है। इनके बाद ये फार्मूलाज हैं, ये दोनों पावर के लिए, दोनों बेस के लिए वैलिड हैं, e हो बेस में या फिर 10 हो। m टू द पावर n है तो पावर आगे आ जाती है और जो बेस है उसका log निकाल लिया जाता है। log m यहाँ बेस में 10 ले सकते हैं, ठीक है, 10 या e कुछ भी लीजिए, वह जो है वैलिड है दोनों के लिए। m प्लस n हो जाएगा मल्टीप्लाई में, डिवीज़न में m माइनस n हो जाएगा, log m माइनस log n, ठीक है। यहाँ ये log हमारे ख़त्म हो गए। बस एक और है ये कुछ हाँ, इफ़ a टू द पावर x इज इक्वल टू y ऐसा दे रखा है, या फिर e टू द पावर x इज इक्वल टू y ऐसा दे रखा है, तो दोनों तरफ log ले लेंगे, बेस में a ही ले लेंगे, log बेस a दोनों ले लिया, इसको लिख देंगे पावर में और इसको भी लिख देंगे पावर में। log बेस a
टू द पावर ए टू द पावर एक्स लॉग बेस ए टू द पावर वाई। तो इसको जब हम करेंगे बाहर निकालेंगे तो x बाहर आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे अगर यहाँ पर, तो x तो क्या आ गया बाहर, अंदर क्या है लॉग बेस ए, और लॉग बेस ए इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 के इक्वल है, तो ये क्या हो गया x इज इक्वल टू, और ये क्या हो गया लॉग बेस ए बाई। तो इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से लॉग बेस e टू द पावर x इक्वल टू वाई है, तो लॉग बेस e टू द पावर x बाहर आ जाएगा, तो लॉग बेस e 1 होता है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग बेस e वाई। इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से हम कन्वर्ट कर सकते हैं लॉग में। ऐसी टर्म जो दे रखी हैं उनको लॉग में इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी यहाँ बेस में दे रखा है उसी को दोनों तरफ लॉग में बेस लेकर के कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, अब आते हैं शेप्स, स्लोप एंड ग्राफ्स। स्लोप एंड ग्राफ्स। स्लोप क्या है? स्लोप है क्या? स्लोप है ढलान। ढलान हिंदी में इसको ढलान बोलते हैं स्लोप को। ठीक है, जैसे जैसे देखिए ये मेरा हाथ है, अब जैसे जैसे हम ये बढ़ा रहे हैं तो इसकी जो ढलान है वह बढ़ती जा रही है। ये एक्स एक्सिस मान लीजिए, जैसे जैसे हम थीटा एंगल बढ़ा रहे हैं ढलान बढ़ती जा रही है। अब ये हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, इधर से इधर ये चल रहे हैं। आपको कैसे दिख रहा होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं जो चल रहा हूँ वह चल रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी ऐसे चलती है, मैं एंटी क्लॉकवाइज जैसे चल रहा हूँ तो स्लोप जो है पॉजिटिव में बढ़ रहा है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ स्लोप हाईएस्ट हो गया। ये स्लोप 0 है, यहाँ कोई ढलान नहीं है। देखिए मतलब एंगल कितना है 0, स्लोप 0, एंगल 90। फिर ये स्लोप ढलान इधर से मान रहे हैं तो स्लोप बढ़ रही है। ठीक है, नेगेटिव में बढ़ रही है, मतलब पॉजिटिव में ही बढ़ रही है। अगर इधर से एंगल मान रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, स्लोप बढ़ता ही जा रहा है बहुत ज़्यादा, फिर नेगेटिव में बढ़ रहा है। लेकिन हम अगर एंगल माने, ये हाईएस्ट स्लोप हो गया, एंगल अब इधर से माने क्लॉकवाइज एंगल माने तो क्या हो जाएगा, स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। स्लोप का मतलब ढलान है, और नेगेटिव पॉजिटिव जो है वे सब डायरेक्शन है बस। स्लोप क्या है, ढलान है। अब मैक्सिमम स्लोप जो होता है वह परपेंडिकुलर कोई भी चीज़ है वह मैक्सिमम स्लोप है। इससे ज़्यादा ढलान क्या है, ये बिल्कुल कोई ढलान नहीं, धीरे धीरे ढलान बढ़ती जा रही है, स्लोप बढ़ता जा रहा है इस प्रकार से। अब देखिए स्लोप यानी कि ढलान, और ग्राफ पढ़ेंगे। स्लोप बराबर m बोलते हैं, मतलब tan थीटा। tan थीटा मतलब होता है परपेंडिकुलर बेस, होता है tan थीटा। अब देखिए ये कोई भी ग्राफ दे रखा है, ये कर्व है, और हम इस पे इस प्रकार से अगर यहाँ इस पॉइंट पर अगर हम स्लोप देखें, स्लोप पॉइंट पर देखते हैं इसको, कैसे सॉरी, इस पॉइंट पर अगर हम स्लोप देखें, इस पॉइंट, अरे इस पॉइंट पर अगर हम स्लोप देखें, ठीक है, तो कैसे दिखेगा स्लोप, इस पॉइंट पर हम टेंजेंट खींच देंगे। अब यहाँ हम क्या बनाएंगे, एंगल बनाएंगे, ठीक है, थीटा। फिर इस पॉइंट पर थीटा। अब देखिए एंगल कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो जैसे जैसे कर्व होता जा रहा है थीटा बढ़ता जा रहा है, स्लोप बढ़ता जा रहा है, और यहाँ स्लोप क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। देखिए थीटा यहाँ 90 हो गया, ठीक है, स्लोप मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्लोप बनता है। अभी इसमें क्या है, ढलान अगर निकालते हैं हम, tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर tan थीटा होता है, वही स्लोप होता है। स्लोप जो बनेगा इन दोनों से ही तो बनेगा। बेस अगर हम बढ़ा देंगे तो स्लोप घट जाएगा, बढ़ा दो बेस, और परपेंडिकुलर अगर हम बढ़ा देंगे तो स्लोप बढ़ जाएगा।
तो इन पे परपेंडिकुलर और बेस पर, इन दोनों पर ही जो ढलान है, जो स्लोप है, वह बनता है। इन्हीं पर बेस्ड है, इन्हीं से बना है। ये उसके क्या है, कंपोनेंट्स है। क्या कंपोनेंट्स है स्लोप के? परपेंडिकुलर और बेस। तो इसलिए टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस को स्लोप बोलते हैं। समझे ना आप? थीटा, जो थीटा बड़ा है उसका टेन थीटा वही बड़ा होगा। मान लीजिए यहाँ टेन थीटा 2 है, थीटा 1 है, थीटा 2 बड़ा है थीटा 1 से, तो स्लोप 2 बड़ा होगा स्लोप 1 से। m इज इक्वल टू टेन थीटा है, वेयर थीटा इज एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। देखिए एंटी क्लॉकवाइज इधर जा रहे हैं हम, ठीक है, ये थीटा है। और क्लॉकवाइज अगर हम देखें तो ये इधर क्लॉकवाइज है। कैसे? ये देखिए, ये स्लोप है, इधर से मान लें तो ये जो थीटा मान रहे हैं इधर, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। स्लोप यहाँ तक जाएगा, हाईएस्ट स्लोप है ये, बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाईएस्ट स्लोप है। इसके बाद अगर हम इधर से अगर एंगल मानेंगे तो वो एंगल नेगेटिव में आएगा, तो वही नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगी। और इधर से मानेंगे तो हमें एंगल नेगेटिव लेकर चलना पड़ेगा, साइन नेगेटिव लेकर चलना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, साइन जो है ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये केवल डायरेक्शन, दिशा को बताते हैं, स्लोप किधर से बन रहा है, ठीक है। लेकिन स्लोप 0 है जब ऐसा है, बिल्कुल इसके बीच में एक्सेस के और इसके बीच में कोई भी एंगल नहीं है। और स्लोप मैक्सिमम कब है? ये तो स्लोप 0 है। स्लोप मैक्सिमम कब है? जब उनके बीच में थीटा जो है 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए थीटा क्या है, एक्स एक्सिस और इसके बीच में थीटा कितना है, 90 हो जाएगा, ठीक है। और थीटा 0 है तब स्लोप क्या है, 0 हो या फिर 180 हो, तब स्लोप क्या आता है, 0 आता है स्लोप, कोई ढलान नहीं। और मैक्सिमम 180 पर मैक्सिमम 90 पर आता है, ठीक है। देखिए हाँ, ये स्लोप है, इसमें थीटा 0 है, टेन थीटा 0 बराबर 0, स्लोप 0 आ जाएगा। अब देखिए ये ग्राफ है, इसमें देखिए यहाँ O से A तक में स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, बढ़ रहा है। फिर यहाँ से A से B तक स्लोप क्या है, 0 है। और B से C क्या है, स्लोप क्या है, इधर से एंगल मान लो चाहे इधर से मान लो, इधर से मानेंगे एंगल तो स्लोप को पॉजिटिव लेना है, स्लोप को, पर एंगल बड़ा एंगल होने के कारण वह वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। और इधर से मानते हैं तो ये क्या हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, तो भी स्लोप क्या है, नेगेटिव में आएगा। तो ये स्लोप नेगेटिव है। एक्स एक्सिस से अगर हम एंगल मान रहे हैं, एक्स एक्सिस से एंगल अगर हम मान रहे हैं, वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मान रहे हैं, तो स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और एंटी क्लॉकवाइज में स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव पॉजिटिव बस डायरेक्शन बताते हैं, स्लोप का मतलब बस ढलान है। देखिए ये दोनों स्लोप जो हैं m1 और m3 दोनों सिमिलर से लग रहे हैं, हालांकि हमने नापा नहीं है, सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन ये जस्ट अपोजिट है डायरेक्शन में, एक इधर है एक इधर है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन ही जो है, ये साइन जो है नेगेटिव पॉजिटिव, ये डायरेक्शन को बताते हैं। स्लोप तो क्या होता है, ढलान होता है। और ढलान किससे बनता है, परपेंडिकुलर और बेस से। देखिए हम किसी भी कोई भी मान लीजिए कोई भी आप एक प्रकार का इस प्रकार का ढलान बना रहे हैं, तो आप किसी का बेस अगर बहुत बड़ा बना देंगे और परपेंडिकुलर बहुत छोटा बना देंगे, और जब इनके दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो देखिए ये ढलान बहुत कम। मान लीजिए परपेंडिकुलर हम बढ़ा देते हैं तो स्लोप बढ़ जाएगा। तो ये इसलिए टेन थीटा लिया जाता है स्लोप में। टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसलिए टेन थीटा बराबर स्लोप होता है। इससे पहले आपको शायद ही समझ में आया होगा कि स्लोप है क्या वास्तव में, मुझे नहीं पता, कई लोगों ने बता दिया भी होगा। ज्ञान बढ़ता ही रहता है हर किसी का। आगे देखते हैं। लेकिन पूर्ण ज्ञानी कोई नहीं हो सकता, कोई भी पूर्ण नहीं हो सकता किसी भी चीज़ में, कोई भी। ये देखिए यहाँ थीटा 30 डिग्री है फर्स्ट स्लोप का, सेकंड स्लोप का 60 डिग्री है। एक्स एक्सिस से ले रहे हैं तो थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, तो टेन थीटा 2 इज ग्रेटर देन टेन थीटा 1, तो स्लोप ऑफ 2 इज ग्रेटर देन स्लोप 1। m2 अपॉन m1, स्लोप 2 बटे स्लोप 1, टेन 60 डिग्री अपॉन टेन 30 डिग्री। m2 अपॉन m1, टेन 60 की वैल्यू होती है √3 और टेन 30 की होती है 1/√3, तो इज इक्वल टू 3 में आ जाएगा।
m2 अपॉन m करेंगे तो 3 इज इक्वल टू में आ जाएगा, तो m2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3m1। ये जस्ट छोटी सी इक्वेशन है, ये याद करना। स्लोप में बस इतना ही समझना है, स्लोप बनता कैसे है, टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप होता है, कौन सा स्लोप बड़ा है कौन सा छोटा है, बस खत्म स्लोप। क्वेश्चंस हम देखेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन है बिल्कुल, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हम इस चैप्टर के एंड होने पर हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये सारे बेसिक मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वे हम करेंगे, ठीक। अब आते हैं हम किस पर, डिफरेंट कर्व्स एंड ग्राफ। अलग अलग कर्व और ग्राफ को देखते हैं। स्ट्रेट लाइन ग्राफ को देखते हैं, ज़्यादा उसमें हमें जाना नहीं है। देखिए ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। और अगर हम किसी वाई एक्सिस पे हम इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी भी लाइन को, स्ट्रेट लाइन को, मान लीजिए सी डिस्टेंस सी पॉइंट के बाद हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वह क्या होगा, वाई इज इक्वल टू होगा एम एक्स प्लस सी। और अगर हम ओरिजिन से आ रहे हैं तो क्या होगा, वाई इज इक्वल टू एम एक्स होगा। ये याद करना है, कैसे आया कहाँ लगेगा वो देखेंगे हम, बस ये कैसे आ रहा है वो ज़्यादा हमें अंदर नहीं जाना है, क्योंकि आएगा ही नहीं, इसका बस यूज है। ओरिजिन से जाएंगे तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स होगा। और अगर हम नीचे से आ रहे हैं, यहाँ बाई नेगेटिव है, नेगेटिव पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रही है कोई स्ट्रेट लाइन, बाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये नेगेटिव में है ये पॉजिटिव में है वाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी आ जाएगा, सी माइनस में है यहाँ सी प्लस में, और ओरिजिन से आ जाएगा तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स हो जाएगा। एम यहाँ क्या है, स्लोप है, देखिए एम यहाँ क्या है, स्लोप है, थीटा थीटा थीटा, एम क्या है, स्लोप है यहाँ। ऐसा ये डायग्राम है। अगर हम नीचे की तरफ डायरेक्ट करेंगे नेगेटिव में स्लोप जाएगा। अब देखिए ये क्या है, स्लोप किस में जा रहा है, नेगेटिव में, ये थीटा ये थीटा ये थीटा, तो थीटा किस में है, ये नेगेटिव में है, तो स्लोप किस में हो जाएगा, नेगेटिव में। तो एम एक्स माइनस एम एक्स प्लस सी, लेकिन सी जो है इंटरसेक्ट जो कर रहा है वाई पर, ये स्ट्रेट लाइन ये प्लस में कर रहा है, तो माइनस एम एक्स प्लस सी। ये ओरिजिन से है तो माइनस एम एक्स, ये इंटरसेक्ट कर रहा है वाई को नेगेटिव में, तो वाई इज इक्वल टू स्लोप नेगेटिव ही है, माइनस एम एक्स माइनस सी। इस प्रकार से ये स्ट्रेट लाइन के ग्राफ और कर्व हैं, ये ध्यान रखने हैं। आगे देखते हैं पैराबोला। पैराबोला, ए पैराबोला इज ए ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन बाई स्क्वायर एक्स। क्वाड्रेटिक फंक्शन का ही ग्राफ होता है पैराबोला, ठीक है। पैराबोला इज ए प्रोजेक्शन ऑफ ए सर्किल। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वह याद रखनी है बस, मेनली अगर इस प्रकार की इक्वेशन आ जाती है तो उसमें पैराबोला होगा, वाई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, या फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। वाई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स, या फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, या कुछ भी 4ax, कुछ भी आ जाता है। तब जो स्क्वायर वाली साइड है और जो बिना स्क्वायर वाली साइड है, इसको ध्यान से देखना है। बिना स्क्वायर वाली साइड की ओर मुंह खुला रहेगा ग्राफ का, पैराबोला का। देखिए एक्स स्क्वायर में नहीं है तो इधर की साइड ग्राफ का मुंह खुल गया, ये खुला हुआ है, इस प्रकार से ये याद रखना है, ठीक है। पैराबोला ऐसा बनेगा। इक्वेशंस आएंगे उनमें हमें बनाना है, क्वेश्चन भी देख लेंगे, एक मिनट देख लेते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x, अगर माइनस में है तो मुंह तो x की साइड ही खुला रहेगा, क्योंकि x पर पावर नहीं है, जिस पर पावर है उसकी तरफ मुंह खुला हुआ नहीं है, तो x की तरफ, लेकिन माइनस में, ये हो गया। अब मान लीजिए दे दिया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो अब यहाँ y पर पावर नहीं है इसलिए y की तरफ मुंह खुल गया है। और यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, y पर पावर नहीं है इसलिए y की तरफ मुंह खुल गया है, लेकिन नेगेटिव साइड, क्योंकि यहाँ नेगेटिव में दिया हुआ है। इस प्रकार का पैराबोला होता है। अब आते हैं क्वेश्चन पर, ये पैराबोला का एक क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं। ए बॉडी, इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ए बॉडी एट रेस्ट स्टार्टेड इट्स मोशन अंडर एक्सीलरेशन फॉर टाइम टी, टी टाइम के लिए कोई बॉडी एक्सीलरेट करती है। ड्रॉ इट्स पोजीशन टाइम कर्व एंड वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कर्व, तो दोनों निकालने हैं। रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो पोजीशन टाइम के लिए क्या करते हैं,
पहला करते हैं पोजीशन टाइम के लिए। पोजीशन टाइम के लिए इक्वेशन कौन सी लगाएंगे हम, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये आगे हम काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या है, रेस्ट पर है तो u इक्वल टू 0 हो जाएगा रेस्ट पर, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, s इक्वल टू हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब ये जो इक्वेशन है इसको हम रिलेट करते हैं किससे, बाई इज इक्वल टू बाई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ये रहा, तो जो स्क्वायर है उसकी तरफ मुंह नहीं खुलेगा। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ये है t, ये है s, ये है s, तो मुंह किधर की तरफ खुलेगा, s की तरफ, तो ये कैसा बन जाएगा, ऐसा बनेगा। तो डिस्प्ले पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा बनेगा, पैराबोला ही बनेगा, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ठीक है, अब आते हैं हम किस पर, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर आते हैं। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में क्या है, उसमें हमें कौन सी इक्वेशन लेनी है जिसमें वेलोसिटी भी आ जाए और डिस्प्लेसमेंट भी आ जाए, तो वह इक्वेशन है बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, देखो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कर्व बनानी है, उसके लिए आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब जो बॉडी है वह रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इस कांस्टेंट को अगर हम हटा दें तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s। इसमें क्या है, बी पर स्क्वायर है तो मुंह किधर की ओर खुलेगा, s की तरफ ही खुलेगा, तो इसको भी हम बना लेते हैं। ये तो हो गई क्या वेलोसिटी, और ये हो गया s, तो मुंह किधर खुलेगा, s की तरफ, क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं है, जहाँ स्क्वायर है उधर की तरफ मुंह नहीं खुलेगा, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कर्व इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये हो गया पैराबोला। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चंस में बस हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखनी है और ग्राफ पता लगाना है, बस ज़्यादा हाइपर लेना ही नहीं है, बहुत ईजी है। इफ़ y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, या फिर इसी को अगर हम बोलें x को कॉमन ले लें तो y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ब्रैकेट में a माइनस बी एक्स, इस प्रकार की अगर इक्वेशन है तब उसकी जो कर्व बनेगी वह ऐसी बनेगी, ये कर्व बनेगी, जो प्रोजेक्टाइल मोशन बनाते हैं ना उस प्रकार की कर्व बनेगी। ओरिजिन पर 0,0, आगे जो है, आगे जो वो है उसको x मानते हैं और इसको y मानते हैं, x बाई x बाई x बाई। मिडिल में जो है यहाँ बीचों बीच में इस पॉइंट पर तो क्या बनती है, x बराबर क्या है यहाँ पॉइंट पर a/2b, और y यहाँ 0 है, ये y 0 है, देखिए यहाँ y 0 है, ये देखिए इस पूरे लाइन पर y 0 होगा। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, a/b, यहाँ x की वैल्यू मैक्सिमम है a/b, यहाँ x की वैल्यू जो है मिडिल पर ऊपर की साइड a/2b है, और y की जो वैल्यू है यहाँ मैक्सिमम हो जाएगी, y इससे ज़्यादा ऊंचा y है नहीं, तो a²/4b, एक a²/4b यहाँ y। फॉर मिनिमा के लिए पता लगाना है तो किसी का डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तब नेगेटिव वैल्यू आती है, तो वह मिनिमा है, और मैक्सिमा में डबल डिफरेंशिएशन करने पर पॉजिटिव वैल्यू आती है, ये आगे देखते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये इक्वेशन है फाइंड y मैक्सिमम। अब देखिए ये जो y इक्वल टू 10x माइनस 5x स्क्वायर है, ये हम इससे किससे रिलेट करेंगे, ax माइनस bx स्क्वायर, ऐसी इक्वेशन है, तो हम क्या पता लगा सकते हैं ना सब कुछ। इसमें y मैक्सिमम पूछा है, तो y मैक्सिमम क्या होता है, देखिए a²/4b, y मैक्सिमम क्या होता है a²/4b, तो यहाँ a क्या है, a यहाँ है 10, इससे रिलेट करने पर a 10 है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 इंटू बी क्या है यहाँ 5 है, तो क्या आ जाएगा 100/20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5।
ठीक है, यहाँ b है जो है वह 5 है। ये माइनस तो फॉर्मूला का ही साइन है, अगर यहाँ प्लस दे देते हैं तब b क्या हो जाएगा माइनस, अगर b -5 लेंगे यहाँ तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो साइन है ये तो फॉर्मूला का ही साइन है, तो b यहाँ 5 ही लेंगे, यहाँ b की वैल्यू तो 5 ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ 4b मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 को अगर इससे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 5 है, 5 y की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अच्छा, दूसरा क्या है मैक्सिमा मिनिमा, अगर हम इसमें निकालते हैं कि इसका मैक्सिमा क्या होगा मिनिमा क्या होगा, तो देखिए इसका डबल डिफरेंशिएशन कर देते हैं d²y/dx²। तो tan x का क्या हो जाएगा 10 - 2 × 5x, 2 × 10x हो जाएगा। डिफरेंशिएशन आगे पढ़ेंगे, हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तब हम इसमें मैक्सिमम मिनिमा और अच्छे से देख लेंगे। अभी इसको कर देते हैं 10 - 10x, फिर एक और बार अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा -10। माइनस वैल्यू आ रही है तो मतलब इसका मैक्सिमा निकलेगा, तो मैक्सिमा निकालने के लिए यहीं तक जाते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन करके =0 कर देते हैं मैक्सिमा निकालने के लिए। तो y = 0 = dy/dx करेंगे तो इसका हो जाएगा 10 - 10x, तो 10 उधर 10x = हो जाएगा 10, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। y अगर मैक्सिमम है जब 5 होगा, y मैक्सिमम पर y की वैल्यू 5 होगी इस इक्वेशन में, तो उसी टाइम पर अगर हम मैक्सिमा निकालें x की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। यहाँ x की वैल्यू 1 रख दीजिए 10, तो देखिए तो भी 5 आ जाएगा, इससे भी आ गया। ये मैक्सिमा निकाल करके हमने x की वैल्यू निकाल दी 1। ठीक है, ये मैक्सिमा मिनिमा और डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, अब आगे है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये हम कल पढ़ लेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और बेसिक मैथ हम कंप्लीट कर लेंगे इसी प्रकार से, जो ज़रूरी है बहुत ज़्यादा नीट के लिए। और आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ समझ में नहीं आए कमेंट कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, और प्रणाम, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। हाँ, इसके क्वेश्चंस हम जो हैं लेकर आएंगे, जैसे ये बेसिक मैथ हो जाएगी तब हम सारे क्वेश्चंस करेंगे साथ में, तो अच्छा लगेगा। या फिर ये जो टॉपिक हैं इनको करने के बाद, कौन कौन से टॉपिक करने के बाद करेंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के अलग कर लेंगे हम क्वेश्चंस, और इसमें ये ग्राफ्स, ट्रिग्नोमेट्री, ग्राफ्स तक के क्वेश्चंस अलग कर लेंगे, अलजेब्रा और ग्राफ्स के क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे ही ग्राफ्स खत्म हो जाएंगे ना, तो ग्राफ्स के और अलजेब्रा के क्वेश्चंस एक साथ कर लेंगे। पहले बेसिकली थ्योरी समझ में आनी चाहिए, थ्योरी से ही समझ में आ जाए फिर क्वेश्चंस करें तो अच्छा है। जैसा भी है देखते हैं, और आपको कैसा अच्छा लगता है वह हमें कमेंट कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।